नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज हम आपके लिए एक और फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं एक केमिकल सेक्टर में कार्यरत कंपनी का, बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जिसने 154% के रिटर्न दिए हैं एक साल में और 149% के रिटर्न 3 साल में। जी हाँ, ऐसे माहौल में जहाँ हर जगह लॉकडाउन का माहौल था और ऐसे कोविड की महामारी फैली हुई थी, वैसे कंडीशन में भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे के दिखाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में और कंपनी के क्लाइंट बेस और वैल्यूएशंस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो अगर यहाँ हम बालाजी अमाइंस के बारे में बात करें, तो बालाजी अमाइंस का जो 51% जो रेवेन्यू है वो फार्मा सेक्टर से आता है। जो 26% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का एग्रोकेमिकल सेक्टर से आता है। और जो बाकी का रेवेन्यू है वो बाकी के सेक्टर्स जैसे कि एनिमल फीड्स, पेंट्स एंड रेजिन्स, ऑयल एंड गैस, रबर क्लीनिंग केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स और डाइज एंड टेक्सटाइल्स बिजनेस से आता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बालाजी अमाइंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, जिसकी फ्यूचर में भी हमेशा एक तरह से रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। अगर कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के बारे में बात करें तो मिस्टर डी राम रेड्डी इनके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनको 35 साल का काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स में। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 53% की इनके प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। एक भी शेयर इनका प्रमोटर का गिरवी नहीं है, नन प्लेज्ड। एफआईआई एफपीआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 1.74% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में कोई भी हिस्सा अभी कोई भी होल्डिंग नहीं है म्यूचुअल फंड्स का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपनी का एक तरह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे जो बालाजी अमाइंस का जो पहला जो प्रोडक्ट ग्रुप है वो अमाइंस ग्रुप है। उसके अंडर में जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो अमाइंस मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है मोनोमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन, मोनो इथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइनो इथैनॉल। तो इस तरह से काफ़ी सारे इनके जो अमाइंस की जो रेंज है उसमें उस वो प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि ये प्रोडक्ट्स जहाँ यूज़ होते हैं, किन सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, तो वो है फार्मा हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स, रबर केमिकल्स हो गए, रॉकेट फ्यूल, फोटोग्राफिक केमिकल्स। तो इन 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 सब सेक्टर्स में ये केमिकल्स यूज़ होते हैं। अमाइंस ग्रुप जो कंपनी का दूसरा जो ग्रुप है वो अमाइन डेरिवेटिव्स का ग्रुप है। उसके अंडर में जो ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो है डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राईमिथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। वैसे कुछ 9-10 टाइप्स के अमाइन डेरिवेटिव्स केमिकल है जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इनके एप्लीकेशंस, अमाइन डेरिवेटिव्स के यूसेज कौन से सेक्टर में यूज़ होते हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो ये जो केमिकल्स हैं वो फार्मा सेक्टर में पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, परफॉर्मेंस केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल या पोल्ट्री फीड एडिटिव के एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है। और जो तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स का है, जिसमें ये लोग मॉर्फोलिन, एसिटोनाइट्राइल, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एन इथाइल टू पायरोलिडॉन। तो ये इस तरह के दूसरे भी केमिकल्स हैं जो ये लोग, और अलग अलग तरह के सॉल्वेंट्स हैं जो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो जिनका जो एप्लीकेशंस है वो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस में और फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड पेंट इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। अगर कंपनी के लोकेशन वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का जो 80% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और जो 20%
20% का रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। और कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ कंपनी के दो डिवीजन हैं। एक अमाइंस का डिवीजन है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, और एक दूसरा छोटा सा जो डिवीजन है वो होटल डिवीजन है। तो अमाइंस डिवीजन से कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 97% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो होटल डिवीजन है जो काफ़ी छोटा बिजनेस है कंपनी का, वहाँ से कंपनी करीब करीब 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर बालाजी अमाइंस के केस में बात करें तो सबसे दो पहले जो पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे वो है डेटर डेज और आरओसी। डेटर डेज एक तरह से वो दिन होते हैं जो जिन दिनों में कंपनी अपने पैसे रिकवर करती है। फॉर एग्जांपल बालाजी अमाइंस ने किसी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एक कंपनी बालाजी अमाइंस अपना जो इनवॉइस है या बिल देगी उस क्लाइंट को। तो कितने दिनों में उनका पैसा वो क्लाइंट बालाजी अमाइंस को लौटा रहे हैं उसे डेटर डेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 2016 में बालाजी अमाइंस के जो डेटर डेज थे वो 71 थे, 2017 में 68, 2018 में 73, 2019 में 65 और 2020 में 81। तो यहाँ डेटर डेज देखें तो काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं है। 120 से ज़्यादा डेटर डेज हो तो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है, बट यहाँ अगर देखें तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी मैनेजेबल डेटर डेज है। और अगर आरओसी के बारे में बात करें, आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी ही कहते हैं। अगर 2016 में बात करें बालाजी अमाइंस का आरओसी 24% था, 2017 में 30%, 2018 में 32%, 2019 में 25% और 2020 में 18%। यहाँ 2020 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड और जो ओवरऑल रिसेशन है ग्लोबल मार्केट्स में उस वजह से, बट फिर भी काफ़ी अच्छा आरओसी है कंपनी का। और दूसरे जो दो पैरामीटर्स यहाँ पे हम देखेंगे वो है फ्री कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, जो रियल अर्निंग्स या रियल कैश जो कंपनी के पास है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे फ्री कैश फ्लोज होता है। देखिए फ्री कैश फ्लोज एक तरह से नॉट ओनली टू द कंपनी बट ये एक इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है। किसी भी क्राइसिस में, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन ऐसे फ्यूचर में भी आएगी, तो एक इंडिविजुअल के पास हाथ में अगर कैश है, उसके पास अगर कैश है तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा, ये इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। तो अगर बालाजी अमाइंस के बारे में बात करें, 2016 में बालाजी अमाइंस के फ्री कैश फ्लोज 51 करोड़ थे, 2017 में 58 करोड़, 2018 में 24 करोड़, 2019 में हालांकि इनका जो फ्री कैश फ्लोज था वो नेगेटिव में चला गया था, -74 करोड़, क्योंकि इन लोगों ने जो भी फ्री कैश फ्लोज था वो उन लोगों ने केपेक्स में कन्वर्ट किया था, और उन लोगों ने एक्सपेंशन, वो जो सारा पैसा था उन लोगों ने एक्सपेंशन प्लान्स में लगाया था। 2020 में फिर से इनका कैश फ्लो 64 करोड़ हो गया, जो अगेन बढ़ गया। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो साल दर साल कंपनी ने काफ़ी घटाया है अपना डेट टू इक्विटी रेशियो, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे अगर बालाजी अमाइंस के बारे में बात करें तो 2020 में सिर्फ 0.39 इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो काफ़ी अच्छी बात है फॉर अ केमिकल सेक्टर कंपनी स्पेशली, बिकॉज ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी रहती है। तो उस हिसाब से 0.39 का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी बढ़िया है। कोई भी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 या से 1.2 के अबाव हो तो वो एक दिक्कत वाली बात है, बट यहाँ पे कंपनी ने अपना जो डेट है वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो साल दर साल आप देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट किया है। 2016 में 643 करोड़ था, 2017 में 670 करोड़, 2019 में आप देख सकते हैं 943 करोड़, और 2020 में भी कंपनी ने
141 करोड़ के रेवेन्यू क्लॉक इन किए हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू क्लॉक इन किया है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 58 करोड़ था 2016 में, 2017 में 82 करोड़, 2018 में 113 करोड़, 2019 में 117 करोड़ और 2020 में 97 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि साल दर साल कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्लाइंटल बेस और वैल्यूएशंस के बारे में। तो अगर बालाजी अमाइंस के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी दिग्गज कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं, जैसे कि माइलान, सन फार्मा, आईओसीएल, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ऑरोबिंदो फार्मा, हाइकल, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और ऐसे ही काफ़ी दिग्गज कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं। और इनमें से आप देख सकते हैं कुछ कंपनियां निफ्टी का भी पार्ट है। अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो 22 है और इंडस्ट्री का जो पीई है वो 32 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी कंपनी काफ़ी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो 813 है। मेरे ओपिनियन में ऐसी कंपनी को बाय ऑन डिप्स करते चले फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए केमिकल सेक्टर एक तरह से काफ़ी बूमिंग है अभी, और जो चाइना के साथ जो मतभेद हो रहे हैं और जो एक तरह से जो डिपेंडेंसी चाइना से कम करके इंडिया पे जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ाने पे जो गवर्नमेंट का फोकस जो अभी है, उस वो फोकस को मद्देनज़र रखते हुए बालाजी अमाइंस जैसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी का एक छोटा सा बिजनेस है जहाँ से कंपनी का 2% रेवेन्यू आता है, जो होटल बिजनेस है। देखिए अभी वो कोविड-19 की वजह से उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है। कंपनी का अभी जो एक तरह से लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। देखिए अभी कोई भी कंपनी प्री कोविड लेवल्स पे आई नहीं है पूरी तरह से। जो इनका जो इंडस्ट्रीज़ का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अगर उसके बारे में बात करें तो इस कंपनी में भी 70 से 80% का अभी यूटिलाइजेशन कर रही है अपनी इंडस्ट्रीज़ का। और अगर कुछ लॉकडाउन या अगर कुछ आगे गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उस वजह से काफ़ी लॉजिस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, तो उस वजह से डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का जो दूसरा जो सेगमेंट है एक्सेप्ट द फार्मा और एग्रीकेमिकल सेक्टर, जैसे कि डाइज हो गया, पॉलीमर्स है, पेंट्स है, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, तो अभी भी उसमें डिमांड इतनी बड़ी नहीं है। डिमांड अभी भी कम है उन सेगमेंट्स में। और उन सेगमेंट से जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, टॉप लाइन होता है एक तरह से रेवेन्यू या जो सेल्स कंपनी जनरेट करती है, और जो बॉटम लाइन जिसे हम बोलते हैं वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं यहाँ से कंपनी 25% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर डिमांड यहाँ पे अगर कम हुई तो उस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें आगे चल के इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये थी मेरी राय बालाजी अमाइंस के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस विद स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी।